गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लिटिल बनी फ्रूट खाने की वजह से एक अलग ही जगह पर पहुंच गई थी। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो शियाओ के इल्यूजन से बिल्कुल अलग था। उसे एक खूनी भट्टी दिखाई दी और वहीं उसे रूथलेस एम्परर नजर आई, जिन्होंने शियाओ के लिए एक मैसेज छोड़ा था। लिटिल बनी वो यादें भूल चुकी थी, पर उसके दिल में एक अजीब सा दर्द बाकी था। अब शियाओ अपनी बॉडी को ट्रू सीड की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। इसके लिए वो तियानजिन के पास पहुंचा, जिन्होंने कुछ हर्ब्स रिफाइन की और शियाओ के शरीर को तपाने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी। सबसे पहले शियाओ को कई बार भारी हथौड़ों से पीटा गया ताकि उसकी मेरिडियंस और मज्जा को रिफाइन किया जा सके। इससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। फिर हमें 20 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। पहली प्रोसेस बॉडी सीड फाउंडेशन पूरी हो चुकी थी। अब शियाओ को दूसरी प्रक्रिया से गुजरना था, जिसमें उसे अपने ट्रू ब्लड को जहरीले कीड़ों से रिफाइन करना था। अब सैकड़ों स्कॉर्पियंस और सेंटीपीड उसकी बॉडी पर जहर छोड़ने लगे थे। शियाओ मन ही मन सोच रहा था, क्या ये प्रोसेस सच में इतनी जरूरी है। इसके बाद शियाओ को उबलते हुए लावा में नहलाया गया। ये इतनी दर्दनाक प्रक्रिया थी कि कोई आम इंसान इसके बारे में सपने में भी सोच नहीं सकता था। तियानजिन बोले, तुम्हें क्या लगा ये प्रोसेस आसान है? तुमने अपनी बॉडी को एक सीड की तरह इस्तेमाल करने का फैसला लिया है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ये इमोर्टल सीड्स असल में होते क्या है? वो आगे कहते हैं, इस दुनिया में हजारों सीड्स मौजूद है और हर एक सीड दूसरे से अलग होता है। शियाओ मन ही मन जवाब देता है, ये सीड्स वो रास्ते हैं जिनसे हेवन और अर्थ के ग्रेट दाव को जोड़ा जाता है और हर एक में अलग दाव एनर्जी समाहित होती है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से भिन्न है। तियानजिन मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम गलत हो। लोग इन सीड्स को ही असली ताकत मानते हैं और हमेशा बाहरी ताकतों पर डिपेंड रहते हैं, मगर असली शक्ति इंसान के भीतर होती है। जो अपने अंदर झांक ले वो खुद एक सुप्रीम एशियन सीड से भी आगे बढ़ सकता है। शियाओ कहता है, आपका मतलब इंसानों की क्षमताओं से है। अगर इंसान पूरी कोशिश करे तो वो एक सुप्रीम एशियन सीड के बराबर या उससे भी ऊपर पहुंच सकता है। तियानजिन जवाब देते हैं, हाँ, इंसानी शरीर के रहस्य असीमित है। इन्हें सिखाया नहीं जा सकता, बस विकसित किया जा सकता है और बदला जा सकता है, और इनमें पहले से ही सर्वोच्च 5 शामिल है जो दाव से भी परे हैं। अब शियाओ को एक अलग ही दुनिया दिखाई देती है। वो सोचता है, जिस अलग दाव मार्ग को मैंने कल्टिवेट किया वो वास्तव में अनोखा है। मैंने इसके भीतर अपनी एक छोटी दुनिया बना ली है। तियानजिन कहते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शरीर को एक सीड की तरह इस्तेमाल करना अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है। क्या ऐसा करने से स्वर्ग के नियमों को तोड़कर तुम कतार से अलग बन जाते हो? इसीलिए शियाओ लगातार अपनी बॉडी को तपा रहा था। वो चाहता था कि वो खुद को एक सीड के रूप में इस्तेमाल करने में सफल हो जाए। अब हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सोर्ड सोल आर्टिफैक्ट की मदद से शियाओ की स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था। तियानजिन बताते हैं, जब पिछला एरा गिरा था, क्योंकि फॉरेन रियल्म का दाव हमारी दुनिया से अलग था, उन्होंने इमोर्टल सीड की शक्ति को दबा दिया था। लेकिन अब तुम्हें किसी सीड की जरूरत नहीं है। तुम सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के दाव से अलग हो सकते हो। इससे कोई तुम्हें दबा नहीं पाएगा और तुम अपने शरीर के भीतर ही एक विशाल दुनिया बना पाओगे। अब शियाओ की सेकंड प्रीमोडियल स्पिरिट भी जाग चुकी थी, जो दाव फ्रूट स्पिरिट टेम्पलिंग मेथड की वजह से जन्मी थी। एल्डर कहते हैं, इस प्रक्रिया में सबसे कठोर आत्मा की जरूरत होती है। तुमने अपनी दूसरी प्रीमोडियल सोल को तो कल्टिवेट कर लिया है, लेकिन अभी भी खतरा बाकी है, क्योंकि तुम स्वर्ग के विरुद्ध एक नया मार्ग बनाना चाहते हो और स्वर्ग कभी भी अपने नियमों को तोड़ने वालों को माफ नहीं करता। वो हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा और मौका मिलते ही तुम्हें मिटा देना चाहेगा। इसीलिए तुम्हें अपनी फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ केओस क्लेमिटी आर्ट का भी इस्तेमाल करना होगा। और फिर वो शियाओ को केओस क्लेमिंग आर्ट फ्रेगमेंट देते हैं, जो उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट को और मजबूत बना देता है। अब शियाओ अपनी दोनों प्रीमोडियल स्पिरिट को एक करके और भी ताकतवर बन सकता था, और इसी के साथ प्रीमोडियल स्पिरिट मर्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। शियाओ की दूसरी सोल अब एक स्पीयर की तरह बन चुकी थी, जिसकी मदद से वो वहां मौजूद उन सोल आर्टिफैक्ट को नष्ट करने के काबिल हो गया था। शियाओ की बॉडी अब पत्थर जैसी जम चुकी थी, पर उसी के साथ वो लगातार और भी मजबूत होती जा रही थी। जब उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट पूरी तरह से कंप्लीट हो गई तो एल्डर बोले, अब तुम्हें एक वेसल यानी एक कंटेनर की जरूरत होगी।
फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। शियाओ की सोल अब बेहद स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। एल्डर बताते हैं सालों पहले तुम्हें हेवनली माइन से जो एशियन सीड मिला था वो बेहद शुद्ध है। हालांकि वो अभी पूरी तरह से पकी नहीं, लेकिन वो हेवन एंड अर्थ एम्ब्रो जैसी है। यह तुम्हें स्वर्ग के नियमों को तोड़कर आगे बढ़ने में मदद करेगी। वो अपनी शक्तियों से उस सीट को खोलते हैं और कहते हैं तुम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एवोल्यूशन को पूरा करने के लिए इस सीट की दुनिया में प्रवेश कर सकते हो। शियाओ मनी मन उनका शुक्रिया अदा करता है। फिर एल्डर तियानजेन अपनी बनाई हुई एक खास दवा उस सीट में मिला देते हैं और बताते हैं मैंने इसमें अपनी हेवन मेंडिंग मेडिसिन भी शामिल की है जो दावों को भी ठीक कर सकती है, ताकि इसमें मौजूद हेवन एंड अर्थ एम्ब्रो को अधिक शक्ति मिल सके। फिर वो उसे दाव से प्रचुर मात्रा में भरी हुई जगह पर रखते हैं और उसे एक्टिवेट कर देते हैं और वो हुआंग से कहते हैं एक सीट का एम्ब्रो के साथ मिल जाना वास्तव में सबसे गौरवशाली पल होता है, पर याद रखना यही इस युग का अंतिम समय भी है, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक नया युग जन्म लेने वाला है। अब सीन कट होता है लिटिल बनी पर आता है जो कई महीनों से लूनर ट्रेजर ऑर्ब की प्रैक्टिस कर रही थी। वो अब दाव रियल्म में प्रवेश कर चुकी थी और उसने उस ऑर्ब को किलिंग बीस्ट के साथ जोड़ दिया था, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। दूसरी ओर हम काओ युशेंग को देखते हैं जो भी कई दिनों से कल्टिवेशन कर रहा था। वो अब नेदर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने में माहिर हो चुका था। काओ युशेंग अब वोइड दाव रियल्म में पहुंच चुका था और उसकी तलवार वोइड में भी दरारें पैदा कर सकती थी। वहीं किन्हाओ को दिखाया जाता है जो अपने सुप्रीम बोन स्फीयर का इस्तेमाल करके दाव रियल्म के आर्टिफैक्ट रियल्म तक पहुंच गया था। उसने जो हथियार बनाया था वो इतना ताकतवर था कि पहाड़ों को भी एक ही बार में काट सकता था। अब सीन शी की ओर जाता है जो अपनी वाली डबल प्यूपिल की मदद से खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना चुका था। वो भी अब वोयड दाव रियल्म में पहुंच चुका था। मास्टर कहते हैं अब एक के बाद एक नए सितारे उभर रहे हैं, हर किसी के पास अपनी अलग शक्ति है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आसमान में कई सूरज एक साथ चमक उठे हो और जब वो टकराएंगे तो सबसे चमकदार चिंगारियां पैदा होगी और जब असली बड़ी आपदा आएगी तो यही सारे योद्धा एक साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करेंगे। अब सीन बदलता है और हमें इमोर्टल सीड एम्ब्रो की दुनिया दिखाई जाती है जहां शियाओ अब भटक रहा होता है। वो हैरान होकर कहता है यहाँ तो हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर बेहद प्रचुर मात्रा में मौजूद है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सीट के अंदर इतनी विशाल दुनिया हो सकती है। तभी उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो चौंक जाता है, क्या इस इटर्नल सीट के अंदर कोई जीवित प्राणी मौजूद है? वो तेज स्वर में कहता है क्या ये एम्ब्रो तुम्हारा घर है? अचानक चारों तरफ कई पर्पल पैटर्न उभरते हैं और एक गूंजती हुई आवाज आती है, तुम वही हो जो अपनी इच्छा अनुसार दूसरों के फ्रूट छीन लेते हो। तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, यही तुम्हारा हक है। और वो पैटर्न शियाओ पर हमला करने लगते हैं। शियाओ किसी तरह बच जाता है और ऊपर की ओर बढ़ते हुए कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पहले से ही इस दुनिया का कोई मालिक मौजूद है। मेरे यहाँ आने के कोई बुरे इरादे नहीं थे। तभी धुएं के बीच से एक प्राचीन प्रजाति की जन्मी हुई सेंटाई गर्ल बाहर आती है। वो शियाओ को देखकर कहती है मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे इरादे साफ है? मुझे तुम्हारी यादों की जांच करनी होगी, तभी पता चलेगा कि तुम असल में हो कौन। वो अपनी एनर्जी से शियाओ की यादों को महसूस करने लगती है। वो देखती है कि यह वही लड़का है जिसने लोअर वर्ल्ड में रहते हुए कितना दुख झेला है। इसने अपनों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है और अब इस दुनिया को भी एलियन जीवों से बचाना चाहता है। वो भावुक होकर कहती है मुझे पता नहीं था कि बाहरी दुनिया इतने अंधकार में डूब चुकी होगी। शायद इस धरती और आसमान का खून से रंगना पहले ही तय हो चुका है। वो उसकी यादों को टटोलते हुए इतना तो समझ चुकी थी कि शियाओ एक नेक दिल और अच्छा इंसान है। वो उसे कहती है मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का पालन किया था और धुंधला सा महसूस किया था कि बहुत जल्द एक बड़ी आपदा आने वाली है, पर मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी जल्दी आ जाएगी। अगर मैं इस बाहरी दुनिया में पैदा हुई होती तो यकीनन अब तक गिर चुकी होती। शियाओ कहता है तुम तो स्वर्ग और पृथ्वी की एनर्जी से जन्मी हुई प्राणी हो, तुम इमोर्टल रूप में पैदा हुई हो तो इतनी आसानी से कैसे मर सकती हो। उसी वक्त जमीन जोरों से हिलने लगती है क्योंकि अब वहाँ शियाओ के लिए दाओ एनर्जी इकट्ठा होने लगी थी। वही तैयारी जो मास्टर तियानजेन ने पहले से कर रखी थी। सेंटाई गर्ल कहती है मैं पहले से जानती थी कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। अगर तुम मुझे अपना बचा हुआ एलिक्सियर दे दो तो मुझे इस युग में दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं तुम्हें यह जगह कल्टिवेशन के लिए उधार दे रही हूँ। लेकिन मेरी बात मत भूलना, आगे तुम्हें नियमों को तोड़ने के लिए हर
हर एक आपदा का सामना करना होगा। अगर तुम जिंदा बचे तो हमारी मुलाकात फिर जरूर होगी। शियाओ मुस्कुराकर कहता है ठीक है, हम फिर से जरूर मिलेंगे। और वो उस कल्टिवेशन एरिया के बीच चला जाता है। अब स्वर्ग और धरती की बेड़ियां उसकी ओर बढ़ने लगती है। शियाओ खुद को एक प्रोटेक्शन बैरियर में ढक लेता है। वो सोचता है ये सभी बेड़ियां अलग अलग नियमों से भरी हुई है। अगर मैं इन्हें एक एक करके समझने लगूं तो न जाने कितना समय लग जाएगा। इसीलिए वो उन बेड़ियों को अपने चारों ओर पूरी तरह से लपेट लेता है और धीरे धीरे एक दाव कोकुन बन जाता है। सेंटा ईगल हैरान होकर देखती है ये लड़का आखिर करना क्या चाहता है। शियाओ कहता है स्वर्ग ने ही हर चीज को जीवन दिया है। हर एक धूल के कण में एक दुनिया छिपी है। इंसान का जिस्म भी एक छोटे ब्रह्मांड की तरह है जो अपने अंदर सब कुछ सोख सकता है। हमारी समझ अनंत है, इसीलिए मैं सब कुछ सोख लूंगा। और वो उन चेन को अपनी गॉडेस लिव वाइन की मदद से कवर कर लेता है, लेकिन इस एनर्जी के असर से उसके पूरे जिस्म पर दरारें पड़ने लगती है। सेंटा ईगल हैरानी से कहती है इसकी बॉडी के अंदर दाव गेट खुल रहा है। तभी ऊपर एक डिस्क एक्टिवेट होती है और एक तेज फ्लेम के साथ वो कोकुन आग की लपटों में तपने लगता है। शियाओ धीरे धीरे बोलता है दाव हर चीज का निर्धारण करता है, जैसे सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये सब दाव है, यानी कुदरत के नियम। लेकिन अगर इन्हें बदला जा सके तो तबाही तय है। पर शियाओ ने उस सूरज को ही पकड़ लिया था। ये सब दिखने में भले कल्पना जैसा था, पर हकीकत में वो स्वर्ग और उसके नियमों के खिलाफ जा रहा था। सेंटा ईगल कहती है तुम स्वर्ग के विरुद्ध क्यों जा रहे हो? ये रास्ता तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। पर शियाओ किसी की सुनने वाला नहीं था। वो सोचता है आखिर ये नियम बनाने वाला है कौन? अब उसके शरीर में तेज दबाव होने लगते हैं। उसकी एनर्जी पूरी फिजा को रोशन कर देती है और अब शियाओ अपने नए दावपात के अनुरूप पूरी तरह बदल चुका था। उसके कपड़े, उसका शरीर, हर चीज और भी मजबूत हो गई। अब उसके पास अपना खुद का दावपात था, यिन यांग एनर्जी से भरा हुआ। अब उसे कुदरत के नियमों पर चलने की कोई जरूरत नहीं थी। यिन यांग डिस्क कुनपेंग की ताकत से भरी हुई थी और अब मुख्य मार्ग खुल चुका था। शियाओ ने सारे नियमों को समझ लिया था। वो कहता है दाव स्वर्ग और प्रति की हर चीज को संचालित करता है। अगर हम हर चीज में मौजूद कानूनों को उल्टा कर दें तो हम खुद दाव के नियमों पर कब्जा कर सकते हैं। एक पत्ता पूरे जंगल को ढक सकता है, एक धूल का कण समुद्र को भर सकता है और ग्रास का एक टुकड़ा सूरज और चांद को काट सकता है। इतना कहकर वो अपने एक वार से कई ग्रह नष्ट कर देता है। यही था शियाओ का नया पात, एक ऐसा पात जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं आया था। सेंटा ईगल हैरानी से कहती है वास्तव में इसने एक नया पात बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगला पार्ट पहले से भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है।